हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, चैप्टर 7 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिए हैं 3 पार्टनर, चारू, ध्वनि और इग्नूर और पावनी। 4 पार्टनर्स हैं और चारों पार्टनर्स ने एक फर्म में एंटर किया। यहाँ पर इनके लोन से रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन है जिनको हमने सेटल किया। उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी यही आपको बतानी है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम समझ लेते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट केसेस में जर्नल एंट्री क्या होगी। फर्स्ट केस, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो वो फर्म के लिए क्या है, लाइबिलिटी, जिसकी पेमेंट फर्म कब करेगी, आउटसाइड लाइबिलिटीज की पेमेंट करने के बाद पार्टनर्स के लोन की पेमेंट की जाती है। अब अगर लोन जितना है उससे हम कम अमाउंट की पेमेंट करते हैं, उस टाइम पर क्या होगा, उस टाइम पर फर्म के लिए फायदा है। मान लेते हैं एक पार्टनर है ए जिसने फर्म को लोन दिया है 50,000। अब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के टाइम पर फर्म ने उसको 48,000 की पेमेंट कर दी। 50,000 की जगह हमने 48,000 की पेमेंट की, तो 2,000 रुपए कम पे करने पड़े फर्म को। तो वहां पर 2,000 रुपए फर्म के लिए एक तरह से फायदा है। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट करो 50,000 से जो आप पूरा पे कर रहे हो। बैंक या कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे कि हमने 48,000 की पेमेंट कर दी। और 2,000 रुपए का जो ये फायदा है इसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। अब आप कहोगे हम रियलाइजेशन अकाउंट में तो प्रॉफिट या लॉस तो हम बुक ही नहीं कर रहे, तो ये क्यों बुक करेंगे? ये इसलिए बुक करेंगे क्योंकि लोन बाय पार्टनर जिसे हमने रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं किया। हमने रियलाइजेशन अकाउंट में सिर्फ वही लाइबिलिटीज को लिखा जो आउटसाइड पार्टी से रिलेटेड है, जैसे कि क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, या पार्टनर के अलावा किसी और से लोन लिया है हमने उसको ही लिखा। लेकिन जो रियलाइजेशन अकाउंट से हटकर जो लाइबिलिटीज है, अगर उसको पेमेंट करते हुए आपको फायदा हो रहा है, उसको कम पेमेंट करनी पड़ रही है, तो वो नुकसान और फायदा आप यहाँ पर लिखोगे। तो यहाँ जब अगर आपको लेस अमाउंट पे करनी पड़ रही है तो रियलाइजेशन अकाउंट में उतना अमाउंट जो आपको फायदा हो रहा है वो आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे। इसी तरह से अगर आपको लोन से ज्यादा की अमाउंट पे करनी पड़ती है, मान लेते हैं ए का लोन था 50,000 और एंड ऑफ द टाइम जब आप सेटल करने लगे उसको पेमेंट करनी पड़ रही है आपको 52,000, 52,000 की, तो 2,000 रुपए आपको एक्सेस पे करने पड़ रहे हैं। तो वो क्या है, एक तरह से नुकसान है। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट को तो आप डेबिट करो कितने से, 50,000 से। और 2,000 का आप नुकसान जो हो रहा है, एक्सेस पे करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट है या कुछ भी हो सकता है, खर्चा है, तो वो आप रियलाइजेशन अकाउंट में अब आप डेबिट साइड पे लिखोगे कि 2,000 मुझे इस लोन को सेटल करते हुए एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। तो टू बैंक और कैश अकाउंट आप क्रेडिट करो 52,000 से। हम एंड ऑफ द टाइम जिस भी चीज को पेमेंट करते हुए हमें ज्यादा पे करना पड़ रहा है वो हमारे लिए नुकसान है। जितने भी खर्चे हम लिखते जा रहे हैं ना, उसी तरह से ये भी एक तरह का खर्चा है जिसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड पे। इसी तरह से ये आप मान लो कोई इनकम है, सडनली आपको इनकम आ गई, आपको 8,000 रुपए कम पे करने पड़ रहे हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट में आपने क्रेडिट साइड पे लिखा। अब इसी तरह से मान लेते हैं कि वो जो लोन था, पार्टनर्स ने जो फर्म को लोन दिया है वो किसी एसेट को लेकर के सेटल होता है। ए का लोन था 50,000 और हमारी एक मशीनरी है, मान लेते हैं वो है 55,000 की, और उसने एक्सेप्ट कर लिए, वो तैयार है उस मशीनरी को लेने के लिए, 55,000 की मशीनरी को वो लेने के लिए तैयार है। तो एक तरह से आपने लोन जो आपने सेटल कर दिया अपनी मशीनरी को दे करके। अब यहाँ पर आपको कैश नहीं देना पड़ा, आपने अपनी एसेट दे दी। तो वो जो एसेट दी, मशीनरी दी आपने इस लोन को सेटल करने के लिए, तो एक तरह से आपने मशीनरी को बेच दिया ना इसे। इस लोन को आपने यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखा हुआ। तो हम यही मान के चलेंगे, अगर आप इस पार्टनर को दे रहे हो जिससे आपने लोन लिया हुआ है, फर्म ने लोन लिया हुआ है, तो अगर आप उसे अपनी एक एसेट दे रहे हो, कैश की जगह वो एसेट दे रहे हो जो कि रियलाइजेशन अकाउंट में लिखी हुई है, तो एक तरह से हम यही मानेंगे ना कि उस एसेट को बेच करके हमें इतना पैसा मिला।
मान लेते हैं वो मशीनरी जो आपकी 55,000 की थी, आपने इस पार्टनर को बेची, तो ये आपको 50,000 रुपए देगा। 50,000 रुपए का ही लोन है, 50,000 रुपए के लोन के साथ एडजस्ट हो रहा है। तो मान लेते हैं वो मशीनरी अगर इसने खरीदी तो वो 50,000 आपको देगा, आप इसको 50,000 रुपए दोगे। तो एक तरह से मशीनरी को आपको बेच करके पैसा मिला। तो यहाँ पर हम रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे कि हमको इस मशीन को बेच करके 50,000 रुपए मिल रहे हैं, और उसकी सेटलमेंट अब आप कर रहे हो, बाहर है पार्टनर का ये लोन अकाउंट, आपने रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखा, बाहर है। अब इसको आप बैंक के थ्रू पेमेंट नहीं दिखा रहे, आप क्या दिखाओगे कि मैंने रियलाइजेशन अकाउंट मशीनरी उसको दी और तब पेमेंट दी। अगर बैंक से करते तो क्या होता कि मशीनरी बेची तो मशीनरी की पेमेंट आपकी बैंक अकाउंट में आती, और फिर बैंक से आप इसको पेमेंट करते। तो सीधा सीधा है ना, हमने अपनी इसको मशीनरी दी है, तो मशीनरी कितने में इसने ले ली, वही हम लिख देंगे कि हमने हमारी मशीनरी इसको बेच दी। तो एज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिट करोगे 50,000 से। इसी तरह से अगर उसने कोई अनरिकॉर्डेड एसेट को एक्सेप्ट कर लिया, ए का लोन था 50,000 और हमारी एक अनरिकॉर्डेड एसेट है, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है, मान लेते हैं 45,000 का अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है। उसने कहा ठीक है मुझे ये फर्नीचर दे दो और ये लोन क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पर जो अनरिकॉर्डेड एसेट है, हम यही लिखते हैं ना एंड में, अगर आपको उस एसेट को बेच करके रियलाइजेशन में जो भी पैसा मिल रहा है वो हम लिखते हैं क्रेडिट साइड पे कि ये हमारी अनरिकॉर्डेड एसेट हमें मिली और हमने इसको बेचा तो हमें इतनी पेमेंट मिली, यही है ना। तो अब अगर आप इस लोन को सेटल कर रहे हो इस एसेट की पेमेंट के साथ कि ये हमें पैसा मिला, इसको बेच करके एक तरह से पेमेंट मिल रही है, ये पार्टनर अगर अपने लोन की जगह पर इस एसेट को ले रहा है तो एक इन काइंड आप उसको सेटल कर रहे हो। एक तरह से इसने इस एसेट को खरीद लिया, 50,000 रुपए में खरीद लिया। तो हम क्या लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब ये आपका 45,000 का फर्नीचर कितने में बिका, 50,000 रुपए में, तो 50,000 रुपए ही लिखोगे। क्लियर है कि हमें इसे बेच करके 50,000 रुपए मिले और इसकी पेमेंट भी हमने 50,000 कर दी। जहां पर आप पार्टनर्स लोन अकाउंट अलग से बनाओगे वहां पर अब आप बैंक से पेमेंट नहीं दिखाओगे, आप दिखाओगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, आपने उसको पेमेंट करी है अपनी एसेट देकर। ये चारों केसेस आपको समझ में आ गए। अब मान लेते हैं कि कुछ उसने आपकी एसेट एक्सेप्ट कर ली, कोई रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड, दोनों में से कोई भी एसेट अगर वो लेता है तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर ही लेंगे पार्शियल, और बाकी का आपको कैश या बैंक से पेमेंट करनी पड़ेगी। मान लेते हैं ए का लोन था 40,000 का, उसने 20,000 का आपका रिकॉर्डेड फर्नीचर एक्सेप्ट कर लिया है। 20,000 रुपए का फर्नीचर 15,000 रुपए में एक्सेप्ट करने को तैयार है। बाकी कितना बचा, 35,000। तो जो फर्नीचर है हम मान के चलेंगे कि हमने फर्नीचर 15,000 रुपए में बेच दिया। जो 20,000 रुपए का फर्नीचर आपने डेबिट साइड पे लिखा हुआ है रियलाइजेशन अकाउंट, हम मानेंगे कि ये फर्नीचर हमने इस पार्टनर को 15,000 में बेच दिया। बाकी 35,000 जो बाकी रहेगा उसकी पेमेंट वो कैश या बैंक अकाउंट से हम करेंगे। तो ये पांचों केसेस आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए। तो अब आ जाते हैं जर्नल एंट्रीज में। तो फर्स्ट केस है जहां पर ध्वनि का लोन है, फर्म को ध्वनि ने लोन दिया है 50,000, जिसे हमने सेटल किया 42,000 रुपए दे करके। तो कम पेमेंट करनी पड़ रही है, जो ध्वनि का लोन था 50,000 की जगह हमने 42,000 रुपए की पेमेंट की, तो 8,000 रुपए का फायदा है। ये पार्टनर है, ध्वनि कौन है, फर्म की पार्टनर, जिससे फर्म ने लोन लिया था। 50,000 का लोन की पेमेंट करनी थी, हमने 42,000 की पेमेंट की, तो 8,000 रुपए कम पे करने पड़े, तो ये फायदा है जिसे हम कहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। एक तरह से हमारी ये अनरिकॉर्डेड इनकम है या सडन इनकम है। क्लियर है। नेक्स्ट केस है पावनी का लोन 40,000। पावनी कौन है, फर्म की पार्टनर। पावनी का लोन 40,000 का है, जिसे हमने अनरिकॉर्डेड एसेट 45,000 के साथ सेटल कर दिया। तो यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी, पावनी का लोन 40,000, ये 40,000 का लोन है। अब यहाँ पर ये नहीं लिखा कि उसने ये 45,000 रुपए में खरीदा, वो सेटल्ड बाय गिविंग, हमने ये अपनी एसेट उसको दे दी, हमने ये
एसेट इसको दे दी, तो 40,000 रुपए हमें इसके देने थे, तो इसका मतलब 40,000 रुपए में ही ये एसेट आपकी बिकी है ना। अनरिकॉर्डेड एसेट आपने कितने में बेची? 40,000 रुपए। अब आप उसको बैंक से पेमेंट नहीं कर रहे हो, आप अपनी एसेट दे करके पे कर रहे हो, जिसे आपको अगर आप बाहर बेचते तो 45,000 की जगह 40,000 मिलते या जितने भी मिलते, तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ही लिखते ना। तो यहाँ पर अब हमें कैश नहीं मिल रहा, लेकिन पावनी का लोन जो हमें पे करना था उसके साथ एडजस्ट हो गया। तो एक तरह से ये लाइबिलिटी आपकी, लेकिन ये लाइबिलिटी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्डेड नहीं है, लिखी हुई नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। अब आपका दिमाग में यही डाउट चल रहा था ना कि अगर हम अपनी एक एसेट और लाइबिलिटी को आपस में एडजस्ट कर देते हैं तो हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते रियलाइजेशन अकाउंट में। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पर ये देखो, ये पावनी का लोन, ये पार्टनर का लोन है जिसे हमने रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा ही नहीं है, लेकिन ये अनरिकॉर्डेड एसेट ये भी हमने नहीं लिखी। तो दोनों की दोनों नहीं लिखी, लेकिन अनरिकॉर्डेड एसेट को अगर बेच करके हमें पैसा मिलता है तो वो हम रियलाइजेशन अकाउंट में जरूर लिखते हैं। तो एक तरह से इसको बेचा हमने, हमें पैसा मिला जिसकी पेमेंट हमने इसकी लोन की कर दी। तो हम सीधा सीधा ये लिख सकते हैं, पावनीज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 40,000। क्लियर है? नेक्स्ट है, चारू का लोन था, लोन टू चारू, मतलब 60,000 रुपए फर्म ने चारू को लोन दिया है। अब ये कैसे सेटल हुआ? चारू के भाई ने फर्म को लोन दिया हुआ है। चारू का भाई कौन है? आउटसाइड पार्टी है, वो फर्म का पार्टनर नहीं है। तो चारू का भाई फर्म की लाइबिलिटी है, आउटसाइड लाइबिलिटी, जिसे हमने रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है। इसकी पेमेंट हमको करनी है। अब इसकी पेमेंट के लिए हमने क्या किया, चारू से जो हमें 60,000 रुपए लेने थे वो हमने इसके साथ सेटल कर दिए। एक तरह से ये वाला जो लोन था ये हमारी एसेट थी जिससे हमने पेमेंट लेनी थी, एक तरह से हमने इससे पेमेंट ली और इसको पेमेंट दे दी। तो रियलाइजेशन अकाउंट में जो डेबिट साइड पर हमको बैंक अकाउंट से पेमेंट दिखानी थी, इस लाइबिलिटी की पेमेंट दिखानी थी, लेकिन अब हम बैंक से नहीं दे रहे, हम इसको अपनी ये वाली एसेट दे रहे। ये एसेट लेकिन हमने रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं की है। रियलाइजेशन अकाउंट में पार्टनर से लोन लेना या देना हम रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन ये लाइबिलिटी हमने पे कर दी। कैसे? बैंक से नहीं, अपना ये जो लोन था चारू से वो कैंसिल कर दिया, सेटल कर दिया इसके साथ। तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट टू लोन टू चारू अकाउंट 60,000 क्रेडिट कर। आई होप ये क्लियर हो गया। एक से लेना था दूसरे को देना था तो उसको आपस में हमने सेटल कर दिया, लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट में ये लाइबिलिटी हमको पेमेंट दिखानी थी बैंक से, लेकिन बैंक से नहीं, हमारी एक तरह से ये एसेट है जिससे हमको पैसा लेना था, इससे पैसा लिया, एक तरह से इसने हमारी तरफ से उसको पेमेंट कर दी। क्लियर है? नेक्स्ट है इग्नूर लोन। इग्नूर कौन है? फर्म की पार्टनर है जिसने फर्म को लोन दिया हुआ है 80,000 का। अब उसने हमारी मशीनरी 60,000 की पार्ट पेमेंट में एक्सेप्ट कर ली, मतलब 80,000 में से 60,000 रुपए की तो एक उसने मशीनरी ले ली, बाकी के 20,000 की हमने उसको पेमेंट की। कैसे? कैश में। तो एक तरह से हमने अपनी मशीनरी को 60,000 रुपए में ही बेच दिया। जो मशीनरी आपने रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखी हुई है कि हम इसको बेचेंगे और हमें पेमेंट मिलेगी, लेकिन ये हमारे इस लोन की जो पेमेंट हमें करनी थी ये हमने रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखा हुआ। ये लोन पार्टनर ने लोन दिया है तो रियलाइजेशन अकाउंट में हमने क्रेडिट साइड पे नहीं लिखा हुआ। तो एक तरह से इसने हमारी मशीनरी खरीद ली तो हमें पेमेंट मिली 60,000। तो हम यही मान के चल लेते कि ये मशीनरी ही हमने उठा करके इसको दे दी। क्लियर है? पेमेंट की जगह हमने रिसीव करने की जगह हमने इसको ये मशीनरी ही दे दी। तो 60,000 रुपए हमें मिल गए ना, रियलाइजेशन अकाउंट पे हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और बाकी 20,000 रुपए और जो हमें देने हैं वो हम कैश या बैंक अकाउंट के थ्रू दे देंगे। क्लियर है? आई होप ये सारी एंट्रीज आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। डाउट या कंफ्यूजन अभी भी रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो, अदरवाइज मुझसे कनेक्टेड रहो, हर क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।